मैं आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है तोड़ती पत्थर। यह कविता छायावाद के प्रमुख कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रची गई है। निराला का संक्षिप्त परिचय हमारी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति भाग 2 में दिया गया है, कृपया पढ़ें। मैं कविता की भूमिका पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। तोड़ती पत्थर निराला की प्रसिद्ध प्रगतिवादी कविता है। यह सन 1935 में लिखी गई थी। यह दौर ब्रिटिश शासनकाल का था। देश में पूंजीवादी व्यवस्था पनप रही थी। उन दिनों भारतीय समाज अनेक प्रकार के सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों से गुजर रहा था। कवि निराला देश में पनपती पूंजीवादी व्यवस्था से प्रभावित हुए। इस व्यवस्था के तहत 2 वर्गों का जन्म हुआ। पहला पूंजीपति यानी शोषक वर्ग और दूसरा सर्वहारा यानी शोषित वर्ग। शोषित वर्ग रात दिन कठिन परिश्रम करके इन पूंजीपतियों की तिजोरियों को भरते रहे। ये दिनों दिन अमीर बनते गए और शोषित मजदूर वर्ग गरीब। अमीरी गरीबी की इन 2 पाटों में शोषित श्रमिक मजदूर वर्ग पिसता रहा, अपनी जिंदगी खपाता रहा। इन्हें अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण के लिए बड़ी मजबूरी में कठिन दौर से गुजरना पड़ता था। दिया हुआ काम समय पर पूरा हो, इसकी चिंता बनी रहती थी। भले ही उनको अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। कुछ ऐसा ही प्रस्तुत कविता में कवि ने बताने की कोशिश की है। अब मैं कविता की पंक्तियों का सस्वर वाचन करते हुए नए और कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगा। साथ ही साथ विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए सप्रसंग सहित व्याख्या भी करता जाऊंगा। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ पर वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर रत मन। वह तोड़ती पत्थर, इस पंक्ति में वह का अर्थ है एक श्रमिक मजदूरिन। देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। यहाँ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा धार्मिक शहर है। अब इस शहर को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यहीं पर हर साल महाकुंभ का मेला लगता है। यह मेला प्रयाग कुंभ मेला के नाम से भी प्रसिद्ध है। और पथ का अर्थ है मार्ग, रास्ता। श्याम तन भर बंधा यौवन, यहाँ श्याम का अर्थ है सांवला, तन यानी शरीर। इस तरह श्याम तन का अर्थ हुआ सांवला शरीर। भर बंधा का अर्थ है भरा हुआ या पूर्ण।
यौवन का अर्थ है जवानी या युवावस्था। इस तरह भर बंधा यौवन का अर्थ हुआ भरी जवानी या पूर्ण युवावस्था। नत नयन प्रिय कर रत मन। नत का अर्थ है नीचे और नयन का अर्थ है आंख, अर्थात नीचे झुकी हुई आंख। कर्मरत, यहाँ कर्म यानी काम और रत का अर्थ है मग्न होना, तल्लीन होना। इस तरह कर्मरत का अर्थ हुआ काम में मग्न होना, तल्लीन होना। अब इन पंक्तियों का सप्रसंग सहित व्याख्या सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सप्रसंग प्रस्तुत पद अवतरण छायावादी कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित तोड़ती पत्थर नामक कविता पाठ से लिया गया है। यह कविता अनामिका कविता संग्रह में संकलित है। व्याख्या: कवि ने श्रमिक मजदूरिन को इलाहाबाद के मार्ग पर पत्थर तोड़ते हुए देखा। श्रमिक मजदूरिन जिस पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी वह छायादार नहीं था। वह विवश थी। इतने ढेर सारे पत्थरों को और कहीं ले जाकर तोड़ना उसके लिए संभव नहीं था। अतः उसी पेड़ के नीचे मजबूरी में बैठकर काम करने के लिए स्वीकारना पड़ा। उसके शरीर का रंग सांवला था, उसकी भरी जवानी थी, वह पूर्ण यौवन में थी। उसकी आंखें नीचे की ओर झुकी हुई थी। वह बड़ी तल्लीनता के साथ अपने प्रिय काम में लगी हुई थी। विशेष उक्त पंक्ति में सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति का वर्णन है। अब कविता की अगली पंक्तियों को देखते हैं। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। गुरु हथौड़ा हाथ। इस पंक्ति में गुरु का अर्थ है भारी या बड़ा। करती बार बार प्रहार, यहाँ प्रहार का अर्थ है चोट करना। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार, यहाँ तरु का अर्थ है वृक्ष, पेड़, मालिका का अर्थ है कतार, पंक्ति या पाती। इस प्रकार तरु मालिका का अर्थ हुआ पेड़ की कतार, पंक्ति या पंक्ति। अट्टालिका का अर्थ ऊंची ऊंची इमारत से है। प्राकार शब्द का अर्थ है घेरा, जिसे इंग्लिश में बाउंड्री कहते हैं। नीचे दिए गए इमारतों के चित्र में इस घेरा को देखा जा सकता है। इन पंक्तियों से संबंधित व्याख्या देखिए। सप्रसंग वही है, व्याख्या की बात करते हैं। श्रमिक मजदूरिन के हाथ में एक बड़ा हथौड़ा था। उसी हथौड़े से पत्थरों पर बार बार चोट करती थी। उसके सामने एक और घने वृक्षों की कतार थी। उन पेड़ों के नीचे बैठकर काम करने का मन हो रहा था, पर उनकी शीतल एवं ठंडक छाया उसकी किस्मत में नहीं था।
दूसरी ओर ऊंची ऊंची इमारतें देखती थी। उनकी सुरक्षा के लिए ऊंची ऊंची घेराएं बनाई गई थी। श्रमिक मजदूरी बार बार ललचाई आंखों से पूंजीपतियों की सोच, सभ्यता एवं रहन सहन को देखती है। दूसरों के लिए रात दिन काम करने वाली मजदूरी मन ही मन सोचती है कि कब उसका अपना मकान होगा, ताकि वह भी वातानुकूलित वातावरण में आराम से रह सके, उसकी भी अपनी कोई सुरक्षा हो सके। विशेष उक्त पंक्ति में पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश का वर्णन है। कविता की अगली पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जब जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। दीवा का तमतमाता रूप, इस पंक्ति में दीवा का अर्थ है दिन और तमतमाना का अर्थ है दहकना, धधकना, अर्थात दिन का दहकता हुआ रूप। उठी झुलसाती हुई लू, इस पंक्ति में लू का अर्थ है गर्म हवा। उत्तर भारत में सर्दियों के दिनों में शीतलहर चलती है, सारा वातावरण ठंडमय हो जाता है। ठीक उसी तरह गर्मियों के दिनों में लू बहती है, जिससे पूरा वातावरण गर्मी से जलने लगता है। ऐसी गर्मी में इंसान के शरीर का पानी सूख जाता है। कभी कभी उसके कारण मृत्यु भी हो जाया करती है। बहती हुई इस लू में कोई भी घर से बाहर निकलने से बचता है। रुई जो जलती हुई भू, इस पंक्ति में रुई शब्द का अर्थ है कपास, जिससे रजाई गद्दा बनाया जाता है। भू का अर्थ है भूमि से, पृथ्वी से। गर्द चिंगी छा गई, इस पंक्ति में गर्द का मतलब धूल के कण से है। चिंगी का अर्थ है आग की चिंगारी। प्रायः हुई दोपहर, इस पंक्ति में प्रायः का मतलब लगभग या करीब करीब। अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या को देखेंगे। सप्रसंग वही रहेगा, व्याख्या की तरफ आते हैं। गर्मी का मौसम था। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता था, वैसे वैसे थर्मामीटर का पारा भी बढ़ता जाता था। दिन अपने दहकते हुए रूप में प्रकट हो रहा था, अर्थात धूप तेज होती जा रही थी। झुलसाने वाली लू यानी गर्म हवा चलने लगी थी। गर्म हवा के कारण संपूर्ण पृथ्वी रुई की तरह धीरे धीरे सुलग रही थी। देखते देखते चारों ओर आग की चिंगारी गर्म धूल बनकर छा गई। लगभग दोपहर हो गई थी। श्रमिक मजदूरी समय रहते काम को पूरा करना अपनी व्यवस्था मानती थी, अतः वह पत्थर तोड़ने में लगी रहती
थी। विशेष यहाँ हमने दो विशेष दिए हैं। उक्त पंक्ति में गर्मी और धूप का वर्णन है। दूसरा, श्रमिक मजदूरी की व्यवस्था को भी दिखाया गया है। कविता की अगली पंक्ति देखते हैं। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देखकर कोई नहीं, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। यहाँ छिन्न तार शब्द का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। छिन्न का अर्थ है बिखरा हुआ या फटा हुआ। तार का अर्थ है धागा, अर्थात पुराने फटे कपड़े के धागे या लाचारी, हताशा। अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं। सप्रसंग वही है। व्याख्या देखें। श्रमिक मजदूरी कवि को अपना काम छोड़कर देखने लगती है। तुरंत ही उसने उसी निगाह से सामने वाले बड़ी इमारत की ओर देखा। फिर उसने अपने पुराने फटे एवं बिखरे हुए कपड़े की ओर एक नज़र दौड़ाई, मानो वह अपनी लाचारी, बेबसी, हताशा और निराशा अभिव्यक्त कर रही हो। उसके हाव भाव से उसकी दयनीय एवं करुण व्यथा प्रकट हो रही थी। कवि को उसकी कोई मदद न कर सकने की ग्लानि एवं दुख का एहसास हो रहा था। कवि अकेला खड़ा उसे देखे जा रहा था। विशेष उक्त पंक्ति में दलित मजदूरी की करुण व्यथा का वर्णन किया गया है। अब हम कविता की अगली पंक्तियों को देखेंगे। देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सिता, सुनी मैंने वह नहीं, जो थी सुनी झंकार। देखा मुझे उस दृष्टि से। इस पंक्ति में दृष्टि शब्द का अर्थ है नजर। सजा सहज सितार। इस पंक्ति में सजा का अर्थ है सजाना। सहज का अर्थ स्वाभाविक रूप से है और सितार यह एक प्रकार का वाद्य है। नीचे इसका चित्र भी दिया गया है। सजा सहज सितार। इस पंक्ति में स की पुनरावृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। सुनी मैंने वह नहीं, जो थी सुनी झंकार। इस पंक्ति में झंकार शब्द का अर्थ झंझनाहट की आवाज से है। अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या देखेंगे। सर्वप्रथम वही है। व्याख्या देखिए। श्रमिक मजदूरी के हाव भाव से पता चलता है कि उसे किसी ने बहुत मारा था और उसे रोने भी नहीं दिया। अर्थात सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की मार के कारण उसकी लाचारी, विवशता और मजबूरी प्रकट हो रही थी। मात्र एक नज़र ने कवि को उसकी संपूर्ण करुण व्यथा कथा सुना दी। कवि ने उसकी तुलना एक सितार से की है, जिसके तार कसे हुए हैं और उससे स्वाभाविक रूप से सजाकर सामने
रख दिया गया हो। मजदूरिन के जीवन में सितार के तार कसने जैसा संघर्ष है, पीड़ा है, करुण व्यथा है। कवि ने महसूस किया है कि कहीं न कहीं उसकी पीड़ा में सितार की वही झंकार है, मधुर गीत है और संगीत है जिसे हर कोई सुन नहीं सकता। विशेष उक्त पंक्ति में श्रमिक मजदूरी के जीवन में व्याप्त करुण व्यथा का वर्णन किया है। अब हम कविता की अंतिम पंक्तियों को देखते हैं। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे शिकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। यहाँ सुघर शब्द का अर्थ सुंदर, सुडौल से है। ढुलक माथे से गिरे शिकर, ढुलक का अर्थ नीचे टपकना और शिकर शब्द का मतलब पसीने की बूंद से है। लीन होते कर्म में फिर जो कहा, यहाँ लीन शब्द का अर्थ है मग्न होना, तल्लीन होना और कर्म का अर्थ काम से है। अब इन पंक्तियों की व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। सब प्रसंग वही है, व्याख्या देखते हैं। कब और श्रमिक मजदूरी एक दूसरे को देखे जा रहे थे। कुछ क्षण बाद जब मजदूरी को होश आया तो उसका सुंदर सुडौल शरीर कांप उठा। उसे अपना वर्तमान दिखाई देने लगा। घबराहट के मारे पसीने से लथपथ हो गई। पसीने की कुछ बूंदें उसके माथे से नीचे टपकने लगी। इस चिलचिलाती धूप और गर्मी में शरीर से पसीना निकलना कोई साधारण बात नहीं थी। वह एक स्वाभिमानी महिला थी। उसका स्वाभिमान जाग उठा। ऐसे अनजान व्यक्ति से मेल जोल बढ़ाना समाज के लिए ठीक नहीं है। अतः वह पुनः पत्थर तोड़ने की दिलचस्पी दिखाते हुए कहती है, पत्थर तोड़ना ही मेरा कर्म है, धर्म है और आजीविका का साधन भी है। विशेष उक्त पंक्ति में दलित शोषित नारी के स्वाभिमान का वर्णन किया गया है। इस तरह प्रस्तुत कविता की व्याख्या समाप्त होती है। जय गोवा, जय भारत।